हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों ब्रेन स्ट्रोक जिसे हम हिंदी में कहते हैं लकवा मार जाना। दोस्तों ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारा ब्रेन है ना, उसके किसी भी दोस्तों पार्ट की ब्लड सप्लाई जब रुक जाती है तो फिर क्या होता है कि ब्रेन का वो वाला पार्ट ठीक से काम नहीं करता। और इससे दोस्तों क्या होता है कि हम जानते हैं कि ब्रेन एक तरह से हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, कमांड सेंटर है। तो दोस्तों ब्रेन का वो वाला पार्ट जो ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से दोस्तों अफेक्ट हो गया है। अब ब्रेन का वो पार्ट दोस्तों हमारे शरीर के जिन जिन ऑर्गन्स को संचालित कर रहा था, गवर्न कर रहा था, दोस्तों वो सारे के सारे ऑर्गन्स अब अफेक्ट हो जाएंगे। बॉडी के जिन भी दोस्तों फंक्शंस को, मतलब बॉडी के जिन भी कार्यों को ब्रेन का वो वाला पार्ट जो है वो गवर्न कर रहा था, वो सारे के सारे काम दोस्तों बॉडी के अब अफेक्ट हो जाएंगे। और दोस्तों ये वाली कंडीशन हो जाएगी स्ट्रोक वाली। ऐसा आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों हो सकता है कि ब्रेन के किसी पार्ट की ब्लड सप्लाई जो है वो ख़त्म हो जाए। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई खून की नली है जो ब्रेन में किसी पार्ट तक जा रही है, ब्रेन के उस पार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, ब्लड के ज़रिए ब्लड में घुली हुई ऑक्सीजन और दोस्तों ब्लड में घुले हुए न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व भी सप्लाई कर रही है। तभी तो दोस्तों ब्रेन ज़िंदा रहेगा ना। जब ब्रेन की सारी सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगी, पोषक तत्व मिलेंगे, तभी अपना काम कर पाएंगे। दोस्तों कई बार क्या होता है कि ऐसी कोई खून की जो नली जा रही है वो फट गई, रप्चर हो गई, तब तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर ब्रेन के उस पार्ट को ब्लड नहीं मिल पाएगा जहाँ तक वो नली जा रही थी, क्योंकि अब वो फट चुकी है, बीच में उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो चुकी है। दोस्तों कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो खून की नली है दोस्तों उसके अंदर कोई रुकावट आ गई हो, कोई ब्लॉकेज आ गया हो, कोई क्लॉट वगैरह आ गया हो। इस वजह से भी दोस्तों जो ब्लड पहले आराम से जा रहा था खून की नली के ज़रिए, अब चूँकि ब्लॉकेज आ गया है दोस्तों, तो वो फिर ब्रेन के उस पार्ट तक ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा ब्लॉकेज की वजह से। मतलब ये कॉमन कारण होते हैं। दोस्तों स्ट्रोक के हर एक पेशेंट में एक ही तरह के सिम्टम्स हैं ज़रूरी नहीं है। दोस्तों सिम्टम्स का एक बड़ा प्रोफाइल होता है। मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों बात करूंगा, लगभग 20-21 सिम्टम्स बताऊंगा मैं आपको, जो कॉमनली भी देखे जाते हैं दोस्तों, और जो बहुत ज़्यादा कॉमनली नहीं भी हैं। पता होना चाहिए दोस्तों। पता क्यों होना ज़रूरी है? क्योंकि एक तो एज फैक्टर भी होता है। क्योंकि क्या होता है कि दोस्तों एक पर्टिकुलर एज के बाद, मतलब जैसे जैसे हम मिडिल एज से फिर वृद्धावस्था में जाते हैं तो फिर चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। प्लस जिन लोगों के अंदर कोई रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, या एक फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्ट्रोक वगैरह की, तो भी दोस्तों ये होता है कि हमें सारे सिम्टम्स पता होने चाहिए। वरना मतलब अगर हमें सिम्टम्स ठीक से दोस्तों ना पता हो तो कई बार हम स्ट्रोक डेवलप हो भी रहा होता है लेकिन नज़रअंदाज कर देते हैं कि नहीं ये स्ट्रोक वाले सिम्टम्स नहीं है। लोगों के अंदर दोस्तों एक कॉमन मन में एक स्टीरियोटाइप बना होता है ना कि अगर अगर पैरालिसिस हो रहा है, अगर बॉडी में एक साइड बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है, फिर तो स्ट्रोक है, बाकी स्ट्रोक का और कोई सिम्टम नहीं होता। तो ये दोस्तों चीज़ गलत है। स्ट्रोक के बहुत अलग अलग तरह के, बहुत वैरायटी के सिम्टम्स हो सकते हैं। दोस्तों सिम्टम्स की सीवियरिटी अलग अलग हो सकती है। डिपेंड करता है ना कि स्ट्रोक ने मतलब ब्रेन के कौन से पार्ट को प्रभावित किया है, कितना ज़्यादा प्रभावित किया है, कम किया है कि और ज़्यादा किया है। प्लस दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि अचानक से ही अटैक पड़ गया और अचानक से सारे सिम्टम्स आगे जितने भी आने थे। कई बार दोस्तों क्या होता है कि धीरे धीरे, मतलब कि कई घंटों तक जो है वो सिम्टम्स डेवलप होते रहते हैं, सीवियरिटी में बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों इसमें टाइम विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी पता लग सके कि हाँ स्ट्रोक वाली कोई चीज़ है, जितनी जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके, एक क्लिनिकल सुपरविजन में आप आ सकें, उतना ज़्यादा बेटर चांसेस हो जाते हैं हमेशा इसमें लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस के भी और बीमारी के ठीक होने के भी। दोस्तों मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। अब दोस्तों बात करना स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रोक में कौन कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि फ्रीक्वेंट होते हैं, मतलब कि जिनके जो नॉर्मली ज़्यादा देखे जाते हैं पेशेंट्स में। तो दोस्तों फेशियल वीकनेस, मतलब चेहरे की कमज़ोरी, अगर मैं इसका डायरेक्टली ट्रांसलेशन करूँ, इसमें दोस्तों क्या हो सकता है कि चेहरे का एक साइड ऐसा हो सकता है कि उसमें पावर ना हो ठीक से। ऐसा लगे कि जो आईलिड है आपकी, मतलब कि जो आँखों के ऊपर की पलक होती है वो ड्रूप कर गई है, मतलब कि वो ढली हुई है। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि जो चेहरा है एक तरफ का, वो भी उसमें कोई मूवमेंट ना हो, वो बिल्कुल ऐसा लगे कि वो भी जैसे ढला सा हुआ है या बिल्कुल फ्लैट सा हो गया है। जो माउथ है हमारा वो मतलब एक तरफ कर्व्ड है। ऐसा भी दोस्तों होता है इसमें कि जैसे हमारी जो जीभ है उसे हम ठीक से ना हिला पा रहे हों, मतलब वो एक तरफ तो मूव कर रही हो लेकिन दूसरी तरफ मूव ना कर रही हो। अगर हम पेशेंट को बोलेंगे कि स्माइल करने की कोशिश करो, अगर पेशेंट समझ पा रहे हैं तो फिर उनकी स्माइल भी दिखाई पड़ेगा कि एक तरफ तो ठीक जा रही है और एक तरफ नहीं हो पा रही है। मतलब ये चीज़ समझ में आएगी कि पेशेंट को चेहरे के एक तरफ जो है वो कमज़ोरी आ गई है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है और उस तरफ की मांसपेशियाँ ठीक से काम नहीं कर रही हैं, तो चेहरे का मूवमेंट एक तरफ का अफेक्ट हो गया है। दोस्तों अगला सिम्टम है कि हाथों में या पैरों में कमज़ोरी आ जाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो नॉर्मली हम लोग लकवा मारने को या स्ट्रोक को इसी चीज़ के साथ में ज़्यादा रिलेट करके देख पाते हैं कि हाँ अगर ऐसी कंडीशन है तो इसका मतलब कि वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंट सिम्टम तो ये है ही। अब दोस्तों इसमें क्या हो सकता है कि अगर मैं हाथों की बात करूँ या पैरों की भी, तो दोस्तों जो कमज़ोरी आती है, जो वीकनेस आती है, वो या तो पार्शियल होगी, मतलब कि कमज़ोरी है लेकिन ऐसा नहीं कि पावर पूरी तरह से ख़त्म है।
या दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि जो वीकनेस है ये पूरी टोटल कंप्लीट हो, मतलब कि हाथों या पैरों का मूवमेंट बिल्कुल ही पॉसिबल ना हो। तो अब आप समझिए, अगर सपोज़ मैं हाथ की बात करूँ, अगर कमज़ोरी है लेकिन पार्शियल है, तो क्या होगा कि व्यक्ति अपने काम तो कर पा रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट हो रहा है, और थोड़ा-सा ये भी है कि मतलब परफेक्शन नहीं है काम में। जैसे कोई कप वप उठा रहे हैं तो शायद दूसरे हाथ का भी सहारा लेकर के उठाएँगे। अगर दोस्तों पूरी तरह से पावर गई हुई है फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। सिमिलरली दोस्तों पैरों के साथ अगर एक तरफ पावर कम है तो हो सकता है चलेंगे लेकिन लड़खड़ा के चलेंगे, सहारा लेके चलेंगे, कुछ पकड़ के चलेंगे, और अगर पावर पूरी तरह से गई हुई दोस्तों तो फिर आप समझ सकते हैं कि अगर चलने की कोशिश भी करेंगे तो वो पॉसिबल उनके साथ नहीं हो पाएगा बिना किसी टोटली दूसरे की हेल्प के। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति दोस्तों चल रहे थे और उस टाइम पे स्ट्रोक का अटैक पड़ा, तो अगर माइल्ड लेग वीकनेस ही है, पार्शियल लेग वीकनेस है ना, तो फिर भी एक तरफ झुक-झुक करके कैसे भी अरेंज करके वो अपना शायद थोड़ा डिस्टेंस कवर कर पाएँ। लेकिन अगर टोटल वीकनेस आ गई है दोस्तों तो फिर तुरंत उस जगह पे पेशेंट जो है वो देखा जाता है कि गिर गए, और फिर उसके बाद तो मतलब अगर वीकनेस अगर कंप्लीट है पैरों में तो फिर तो व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ता है, या कि उस टाइम के लिए मतलब किसी और तरीके से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। दोस्तों अगली चीज़ है कि पेशेंट को विज़न में पर्टिकुलरली प्रॉब्लम आ सकती है देखने में। दोस्तों एक पैटर्न होता है जिसका नाम होता है हेमी एनोप्सिया, मतलब स्ट्रोक में फ्रीक्वेंटली देखा जा सकता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि सपोज़ आपकी एक आँख है, तो उसमें से दोस्तों हाफ़ विज़न ख़त्म हो जाएगा, हाफ़ ही बचेगा। ये चीज़ दोस्तों एक आँख में भी अप्लाई हो सकती है, और हो सकता है कि दोनों आँखों में अप्लाई हो, कि मतलब एक आँख का आधे पार्ट का विज़न है और आधे पार्ट का विज़न नहीं है। तो पेशेंट के लिए बड़ी कई बार ये डिस्कम्फर्टिंग या बड़ी स्टार्टलिंग करने वाली चीज़ हो जाती है। पेशेंट को समझ नहीं आता कि ये क्या दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है। तो पेशेंट कई बार ब्लिंक करेंगे, कई बार दोस्तों किसी को बताएँगे, किसी की मदद लेना चाहेंगे कि वो ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, और कुछ इस तरह की पिक्चर बन रही है कि एक आँख से दोस्तों आधा विज़न ही आ रहा है, या दोनों आँखों से आधा-आधा विज़न ही आ रहा है। दोस्तों अगली चीज़ है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हो जाना। तो दोस्तों स्ट्रोक में कॉमनली देखा जाता है कि पेशेंट की जो ज़ुबान है वो लड़खड़ा रही है, पेशेंट ठीक से नहीं बोल पा रहा है। इस चीज़ को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं कि स्पीच स्लर्ड हो गई है, स्लर्ड स्पीच होना। इसमें वही मतलब पेशेंट की ज़ुबान जब लड़खड़ाएगी दोस्तों तो पेशेंट को नहीं समझ में आता कि मैं जो बोल रहा हूँ वो दूसरे को शायद नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जो आस-पास वाले होते हैं वो समझ नहीं पाते कि पेशेंट क्या कहना चाह रहे हैं। कई बार दोस्तों क्या होता है कि पेशेंट को चेहरे पे वीकनेस आई हुई होती है, तो साथ में ज़ुबान भी लड़खड़ा रही है, तो दोस्तों उसकी वजह से फिर सलाइवा भी एक तरफ निकलना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा। मतलब दोस्तों सडन लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाना, मतलब अचानक से लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हो जाना, ये अपने आप में एक बड़ा साइन होता है, बड़ा सिम्पटम होता है इसमें स्ट्रोक पेशेंट्स में। एफेज़िया जिसे हम कहते हैं, जो लैंग्वेज डेफिसिट वाली चीज़ हो गई। तो ये दोस्तों दोनों तरह से शो कर सकती है। पहला तो ये कि पेशेंट जो बोल रहे हैं उस चीज़ में कोई फ्लुएंसी नहीं है, उस चीज़ में कोई कोहेरेंस नहीं है, मतलब कि जो भी सुन रहे हैं लोग वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इनके जो शब्द हैं या जो इनके सेंटेंसेस हैं ना दोस्तों, ये फ्लुएंट नहीं है। प्लस ये ठीक से मतलब उच्चारण में नहीं आ पा रहे हैं। साथ-साथ उसमें एक चीज़ और भी इसमें हो सकती है कि पेशेंट समझ भी नहीं पा रहे हैं दूसरे लोग जो बोल रहे हैं उस चीज़ को। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि पेशेंट को कोई चीज़ लिखावट में दिखाई जाए, तब भी पेशेंट मतलब जो रिटन लैंग्वेज है उसको भी ना समझ पाएँ कि ये क्या लिखा हुआ है। तो मतलब एक कॉम्बिनेशन किसी भी तरह का इसमें हो सकता है। ऐसा नहीं कि हर एक पेशेंट में ये दोनों तीनों चीज़ें समझ में आएँगी, दिखाई पड़ेंगी लैंग्वेज वाली, लेकिन हाँ, कॉम्बिनेशन हो सकता है। हो सकता है एक पेशेंट को सिर्फ ज़ुबान लड़खड़ाए, समझ में आ रहा हो। हो सकता है कि एक पेशेंट को ज़ुबान ज़्यादा लड़खड़ा रही हो और थोड़ा-सा समझ में नहीं आ रहा हो। मतलब किसी भी तरह की इसमें कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। दोस्तों कई पेशेंट्स में देखा जा सकता है कि जिन पेशेंट्स को स्ट्रोक हो रहा होता है, जस्ट होने वाला होता है, तो बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक होता है, सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो ऐसा नहीं कि हर एक पेशेंट में देखा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक है, तो दोस्तों इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर इसके साथ में कोई और सिम्पटम भी जुड़ा हुआ है। अगर पेशेंट की ज़ुबान लड़खड़ा रही है साथ में, या अगर पेशेंट को वीकनेस आ रही है एक तरफ शरीर में, हाथ-पैर में, चेहरे पे कहीं पे भी, और बहुत ज़्यादा सीवियर अगर हेडेक भी है दोस्तों, तो अपने आप में ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है अचानक से। कन्फ्यूज़न का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कन्फ्यूज़न का मतलब कि पेशेंट को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ठीक से। पेशेंट एक ऐसी कंडीशन पे पहुँच गए हैं कि पेशेंट अपने आस-पास के सराउंडिंग्स में दोस्तों डिसोरिएंटेड से हो गए हैं। उन्हें ये ठीक से नहीं पता कि क्या है सिस्टम, क्या है उनके आस-पास सराउंडिंग्स में, उन्हें क्या डिसीज़न लेना है। मतलब उनका ब्रेन की आप समझो जो प्रोसेसिंग पावर है ना, वो अफ़ेक्ट हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है स्ट्रोक की वजह से। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि उनको मेमोरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ जाए इस टाइम पे, वो बिल्कुल भूल जाएँ, सब कुछ भूल जाएँ वो। तो मतलब किसी भी किस्म का दोस्तों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाना, अचानक से डिसोरिएंटेशन हो जाना, मेमोरी में प्रॉब्लम्स हो जाना, जिसे हम कहते हैं फॉरगेटफुलनेस हो गई, याददाश्त में कमी आ जाना, ये सारी की सारी चीज़ें तो दोस्तों इस स्पेक्ट्रम में आती हैं कि स्ट्रोक पेशेंट को हो सकता है। दोस्तों स्ट्रोक के पेशेंट्स को डिज़ीनेस भी हो सकती है। डिज़ीनेस का मतलब हो गया कि पेशेंट अगर खड़े होंगे ना तो उन्हें ऐसा लगेगा कि वो शायद गिर ना जाएँ। उनके मतलब उन्हें ऐसा लगेगा कि उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी है इस टाइम पे, सब कुछ घूम सा रहा है, या कि एक ऐसा लगेगा कि मुझे फेंटिंग हो सकती है, मैं बेहोश हो सकता हूँ। मतलब आप समझ रहे हो, कभी-कभी कई पेशेंट्स को ऐसा भी लगता है कि आस-पास सब कुछ घूम रहा है, एक वॉबलिंग सेंसेशन आ सकती है। मतलब ये लगेगा पेशेंट को कि वो अनस्टेबल हो गए हैं।
अब दोस्तों बात करता हूँ जो थोड़े से लेस फ्रीक्वेंट सिम्टम्स हैं, मतलब सिम्टम्स तो हैं स्ट्रोक के ही, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, किसी किसी पेशेंट में दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों इनकंटिनेंस, इनकंटिनेंस का मतलब हो गया कि जैसे हमारा बाउल है या हमारा ब्लैडर है, मतलब कि जो हमारे स्टूल पास करने की प्रोसेस है दोस्तों, या जो हमारे यूरिन पास करने की प्रोसेस है, अगर इसमें इनकंटिनेंस हो गया, इनकंटिनेंस का मतलब है कि अब ये चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई, अपने आप ही यूरिन निकल जाता है, या दोस्तों अपने आप ही स्टूल पास हो जाते हैं। आप समझते हो दोस्तों, ब्रेन अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है, एक वाइटल सेंटर होता है बॉडी का, और ब्रेन पूरी तरह से ना कमांड करता है, इन चीज़ों को गवर्न करता है। तो अगर स्ट्रोक के ज़रिए ब्रेन का कोई पार्ट ऐसा इफेक्ट हो गया है कि अब हमारा कंट्रोल नहीं बचा हमारे यूरिन पास करने के प्रोसेस पे या हमारे स्टूल पास करने के प्रोसेस पे। दोस्तों अचानक से ये इनकंटिनेंस डेवलप हो जाना, ये नॉर्मली फर्स्ट सिम्टम नहीं होता, लेकिन हाँ ऐसा ज़रूर होता है बहुत सारे केसेस में कि सबसे पहले ये वाली चीज़ पेशेंट ने या पेशेंट के आसपास वालों ने नोटिस करी है कि अरे इनको इनकंटिनेंस हो रहा है। तो मतलब और भी सिम्टम शायद पहले डेवलप हुए होंगे, लेकिन वो सिम्टम नोटिस में नहीं आ पाए, और ये वाला सिम्टम थोड़ा सा ग्रॉस हो जाता है ना सोसाइटी के हिसाब से, तो फिर ये नोटिस में आ गया। दोस्तों अगली चीज़ है कि पेशेंट को नम्बनेस हो सकती है। नम्बनेस का मतलब कि किसी भी जगह पे छूने पे ठीक से एहसास ना हो, या दोस्तों टिंगलिंग हो सकती है। टिंगलिंग का मतलब हो गया कि दोस्तों शरीर में किसी भी जगह पे, हाथों में, पैरों में, चेहरे पे ऐसा एहसास हो कि सुइयाँ सी चुभ रही हैं या चींटियाँ सी चल रही हैं, इस तरह से। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी जगह पे पेशेंट को टच किया जाए तो पेशेंट को सेंसेशन या तो ना आए या बिल्कुल अलग तरह की सेंसेशन आए, मतलब कि सेंसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है मैं फिर बोलूँगा, लेकिन हाँ देखी जा सकती हैं पेशेंट की बॉडी में किसी भी ऐसे पार्ट में जहाँ पर कि जो एरिया है दोस्तों वो अफेक्ट हो गया है ब्रेन के स्ट्रोक की वजह से। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स को ना स्ट्रेंज सेंसेशंस होती हैं। स्ट्रेंज सेंसेशन का मतलब क्या हो गया कि कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ऐसा लग सकता है कि हमारी जो स्किन है ना उसके अंदर कोई चीज़ रेंग रही है, कोई चीज़ क्रॉल कर रही है, या दोस्तों ऐसा लग सकता है कि जो हमारी स्किन है ना उसके अंदर बिल्कुल बर्निंग सेंसेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा जलने वाली सी सेंसेशन हो रही है। तो दोस्तों इस तरह की कोई भी स्ट्रेंज सेंसेशन भी देखी जा सकती है स्ट्रोक के पेशेंट्स में। दोस्तों विज़न में चेंजेस हो सकते हैं, जिसके बारे में मैंने फ्रीक्वेंट सिम्टम्स में बताया भी था, हेमियानोप्सिया, जिसमें कि एक आँख या दोनों आँख के अंदर आधे आँख का विज़न खत्म हो जाता है, या तो मतलब एक आँख के आधे आँख का विज़न खत्म हो जाएगा, या दोनों आँखों में से आधी-आधी आँख का विज़न खत्म हो जाएगा। वो ज़्यादा कॉमन सिम्पटम था। लेस कॉमन सिम्पटम्स में ऐसा भी हो सकता है कि एक आँख का दोस्तों पूरी तरह से विज़न खत्म हो जाए, या दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट का कलर विज़न खत्म हो जाए, मतलब पेशेंट को अब कलर समझ में ना आए, ब्लैक एंड व्हाइट में चीज़ें चलें। दोस्तों एक और लक्षण है जो कॉमन तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी देखा जा सकता है। कई सारे पेशेंट्स में क्या होता है दोस्तों, अचानक से ही ना बहुत ज़्यादा हिचकियाँ आने लग जाती हैं। जैसे आप हिकअप्स कह सकते हैं इंग्लिश में, कि बस हिचकी आ रही हैं, कोई कारण समझ में नहीं आ रहा। तो अगर ऐसा है किसी पेशेंट के साथ में जो स्ट्रोक की प्रोफाइल में फिट बैठते हैं, और ऐसा लग रहा है कि अचानक से हिचकियाँ ज़्यादा आ रही हैं, नॉर्मल पानी वानी पीने के बाद ठीक नहीं हो रही हैं, तो एक बार मेडिकल अटेंशन लेनी चाहिए, क्योंकि अपने आप में ये स्ट्रोक का दोस्तों एक लेस कॉमन सिम्पटम है। दोस्तों स्ट्रोक के कुछ पेशेंट्स में कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ सकती हैं। ये भी वैसे लेस कॉमन सिम्पटम है, क्योंकि दोस्तों ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है सेरिबेलम। तो अगर वो वाला पार्ट अफेक्ट हुआ है स्ट्रोक के ज़रिए, तब फिर कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स दोस्तों ज़्यादा समझ में आएंगी। वीकनेस वाली प्रॉब्लम के बजाय ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर के कोऑर्डिनेशन वाली प्रॉब्लम्स आएंगी। आप समझते हो कोऑर्डिनेशन से मतलब क्या होता है, कि नॉर्मली हमारी जो मांसपेशियाँ हैं हाथ की, पैरों की, ये सब के सब एक रिदम में काम करती हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं। हमें नहीं सोचना पड़ता कि अगर हम कोई चीज़ ग्लास उठा रहे हैं तो किस तरह से उठाएं, अपने आप सब कुछ हो रहा होता है। टाइम पे उंगलियां मुड़ रही होती हैं, थंब किसी और पोजीशन में आ रहा होता है, ताकि हमारी बॉडी के मूवमेंट स्मूथ हो। तो अगर अब स्मूथ नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब कि कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है। दोस्तों लेस कॉमन सिम्टम्स में ये भी आता है कि पेशेंट को अचानक से बहुत ज़्यादा नौजिया हो गया, मतलब अचानक से उसकी जी मिचलाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई, या दोस्तों अचानक से बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स आ गई। ये भी अपने आप में एक सिम्टम है कि पेशेंट को अचानक से बहुत ज़्यादा सीवियर या तो नौजिया हो गया, या तो वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो गई। दोस्तों कई सारे पेशेंट में ऐसा भी हो सकता है, लेस कॉमन ही है, कि पेशेंट अचानक से बेहोश हो गए, फेंटिंग का अटैक पड़ गया, या दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट को मिर्गी के दौरे पड़ने लगे, सीजर्स आ गए। ये भी अपने आप में दोस्तों स्ट्रोक का एक सिम्टम होता है, और लेस कॉमन ही होता है। दोस्तों सीजर भी कई अलग अलग तरह के होते हैं, हम जानते हैं। एक तो दोस्तों जनरलाइज्ड सीजर होता है बॉडी का, जिसमें कि जो हमारे मन में एक इमेज बनी होती है कि पेशेंट अचानक से अकड़ जाएंगे, फिर उसके बाद कंपन होना शुरू हो जाएगा एक तरफ बॉडी में, बहुत जल्दी जल्दी से झटके लगेंगे, मुंह से झाग आएगा, आंखें ऊपर की तरफ चली जाएंगी। या दोस्तों पेशेंट को पार्शियल सीजर्स भी हो सकते हैं। पार्शियल सीजर में क्या होता है कि दोस्तों मतलब पूरी की पूरी बॉडी अफेक्ट नहीं होती, बल्कि बॉडी का कोई एक पार्ट अफेक्ट होता है, जहाँ पे कि सीजर वाले मूवमेंट हो रहे होते हैं। चेहरे पे भी हो सकता है, किसी और जगह भी हो सकता है। दोस्तों अगर ब्रेन स्ट्रोक है तो किसी किसी पेशेंट में ये भी होता है कि ब्रेन में कॉग्निटिव डेफिसिट हो जाता है। ओवरवेल मत होइएगा, मैं आपको बताता हूँ। कॉग्निटिव डेफिसिट का मतलब होता है कि अब ब्रेन ठीक से जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है सराउंडिंग से, ब्रेन अब उस चीज़ को दोस्तों ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहा। तो ब्रेन अब ठीक से समझ नहीं पा रहा कि मुझे कैसे क्या करना है। इन्फॉर्मेशन दोस्तों कौन कौन सी होती है, जैसे हम कोई चीज़ देखते हैं वो एक तरह से इन्फॉर्मेशन आ रही है, विजुअल इन्फॉर्मेशन है। कोई चीज़ हम सुनते हैं, कोई चीज़ हम दोस्तों सूंघते हैं,
हमें किसी चीज़ का टच होता है या कि दोस्तों हमें किसी चीज़ का स्वाद आता है, टेस्ट सेंसेशन होती है। तो दोस्तों ब्रेन की जब कॉग्निटिव पावर इफेक्ट हो जाती है ना, तो फिर ब्रेन ठीक से इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज़ नहीं कर पाता डिसीजंस लेने के लिए। अब दोस्तों इससे क्या हो जाता है कि पेशेंट की लर्निंग एक तो इनकम्प्लीट हो जाती है, लर्निंग में प्रॉब्लम आ जाती है, पेशेंट ठीक से चीज़ों को दोस्तों समझ नहीं पाते, फोकस ख़राब हो जाता है, पेशेंट को किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, जो पेशेंट की दोस्तों मेमोरी है वो अफेक्ट हो जाती है, जो पेशेंट की दोस्तों एक थिंकिंग एबिलिटी है, जिस तरह से नॉर्मल लोग सोचते हैं वो दोस्तों पेशेंट का प्रभावित हो जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं ना, अचानक से अगर पेशेंट की थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी तो फिर पेशेंट का ठीक से अपनी लाइफ पे कंट्रोल ही नहीं रहेगा। तो ये अपने आप में दोस्तों एक बॉदर करने वाला इशू हो सकता है ब्रेन की, अगर कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो। नॉर्मली देखा जाता है कि ये पहला सिम्टम नहीं होता, लेकिन ऐसा भी कोई रूल नहीं है। पहला सिम्टम भी अपने आप में हो सकता है, स्पेशली उन एल्डरली पेशेंट्स में जिनमें कि कभी साइलेंट स्ट्रोक्स डेवलप हुए हैं और अब दोस्तों अचानक से कोई स्ट्रोक ऐसा हुआ कि अब ब्रेन का जो है रिजर्व वो ख़त्म सा हो गया था, तो अब इस तरह के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए हैं। एक और चीज़ है दोस्तों कि स्ट्रोक के पेशेंट्स में ऐसा भी हो सकता है, अगर स्ट्रोक बहुत ज़्यादा सीवियर है और बहुत ज़्यादा दोस्तों वाइटल जो पार्ट्स होते हैं ब्रेन के उनको इन्वॉल्व कर लिया है कि पेशेंट का जो सिम्टम है वो कोमा हो जाए, मतलब कि पेशेंट डायरेक्टली कोमा में स्लिप कर गए। ये भी दोस्तों एक अनफॉर्चुनेट चीज़ होती है, लेकिन देखी जा सकती है। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि साइलेंट स्ट्रोक क्या होता है। तो दोस्तों साइलेंट स्ट्रोक का मतलब होता है ऐसा स्ट्रोक जिसमें कि ब्रेन में तो प्रॉब्लम्स आई थी लेकिन कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़े थे। तो दोस्तों साइलेंट स्ट्रोक का पता कैसे लगता है? डॉक्टर्स दोस्तों इस चीज़ को जब ब्रेन की इमेजिंग करेंगे ना, सीटी स्कैन या एमआरआई वगैरह, तो उसमें फिर दिखाई पड़ते हैं चेंजेस कि हाँ, व्यक्ति को पहले स्ट्रोक रह चुका था। तो जो अगर अभी कोई नया स्ट्रोक है और जो कोई पुराना स्ट्रोक है ना, तो उनकी इमेज में भी दोस्तों चेंजेस देख करके बताया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी मैंने आपके साथ सिम्टम्स डिस्कस किए, कॉमन सिम्टम्स, लेस कॉमन सिम्टम्स, इन्हें हमें अपने माइंड में रखना ज़रूरी है। अगर हमारी फैमिली में या हमारे फ्रेंड्स में, हमारी सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति ऐसे हैं जो इस प्रोफाइल में आ सकते हैं, कि हमें मन में रखना चाहिए कि इन्हें स्ट्रोक कभी ना हो जाए, तो हमें सिम्टम्स के बारे में दोस्तों आइडिया होना चाहिए। ये चीज़ भी दोस्तों जानना इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि ये जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं अपने आप में इतने ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। रेयर सिम्टम्स में दोस्तों और भी एडिशंस हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको वो बताऊंगा तो कई बार हमारे ब्रेन की टेंडेंसी होती है कि रेयर सिम्टम्स को ना ब्रेन ज़्यादा ध्यान में रखता है और फिर कॉमन सिम्टम्स को हमें भूलने की नौबत आ जाती है। तो ऐसा मैं नहीं करूँगा, इसलिए कि जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं मेन यही सिम्टम्स हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ के बारे में और बात करता हूँ बहुत शॉर्ट में, क्योंकि वो रिलेटेड ही है। एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है TIA, मतलब ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। तो दोस्तों इसमें स्ट्रोक की तरह ही प्रेजेंटेशन होती है। फ़र्क क्या होता है स्ट्रोक से कि इसमें है ना सिम्टम्स जो हैं वो कुछ मिनट से लेकर के 1 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। जबकि स्ट्रोक में ऐसा नहीं होता ना। स्ट्रोक में तो फिर अगर कई बार सिम्टम्स आ गए हैं तो वो ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कई बार दोस्तों पूरी तरह से ठीक नहीं भी होते हैं। तो दोस्तों TIA को वार्निंग स्ट्रोक भी कहते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि जो प्रॉपर ब्रेन स्ट्रोक होता है ना, तो लगभग 15% ब्रेन स्ट्रोक के पहले ये TIA नाम की चीज़ हुई होती है पेशेंट को कभी ना कभी। मतलब अगर आप समझो 100 पेशेंट्स हैं ना ब्रेन स्ट्रोक के, तो लगभग 15 पेशेंट्स ने प्रॉपर ब्रेन स्ट्रोक होने के पहले कभी ना कभी TIA फेस किया होगा। मतलब कि उनके अंदर सिम्टम्स आए होंगे जो कि कुछ मिनट से लेकर के 24 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो गए होंगे। तो दोस्तों क्या है कि अगर किसी को भी कभी ये वार्निंग स्ट्रोक हुआ है तो फिर इसका मतलब हो जाता है कि आपको अपनी बहुत ज़्यादा केयर करनी है, आपको पूरी तरह से मेडिकल सुपरविज़न में रहना है। मतलब कि आपको जो भी मेडिसिन बताएंगे वो सब खाना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आपके चांसेस ज़्यादा हैं पूरी तरह से ब्रेन स्ट्रोक डेवलप होने के। तो अगर दोस्तों आप टाइमली ठीक ठाक इलाज लेते रहेंगे तो फिर भी आपके चांसेस थोड़े से बेटर हो जाएंगे कि आपको शायद स्ट्रोक ना हो, क्योंकि आपने मेडिसिन लेना टाइम पे स्टार्ट कर दिया है, लाइफस्टाइल के दोस्तों सारे प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों TIA के पेशेंट्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फुल फ्लेजेड ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा या कि अलग अलग तरह की कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएंगी। और नॉर्मली दोस्तों ये वाली चीज़ TIA होने के कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के अंदर दोस्तों चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो दोस्तों कभी भी अगर कोई भी इस तरह के ब्रेन स्ट्रोक वाले सिम्टम्स आए हैं आपको या आपके किसी भी जानने वाले को, फैमिली में या फ्रेंड्स में, और वो सिम्टम्स दोस्तों अपने आप अगर ठीक हो गए हैं कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में, तो ठीक है, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना उस व्यक्ति को कि अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। ठीक है, कोई चीज़ आई थी वो ख़त्म हो गई, अब तो नहीं है तो अब तो मैं नॉर्मल हूँ। ये दोस्तों गलत थिंकिंग है, क्योंकि आपको TIA अगर हुआ है तो फिर आपको पूरी तरह से ब्रेन स्ट्रोक होने के या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होने के दोस्तों आसार बहुत ज़्यादा हैं। तो अर्ली इंटरवेंशन ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसमें कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों में आगे चीज़ बढ़ने के चांस हमेशा रहते हैं। तो अगर कभी भी इस तरह के सिम्टम्स आए हैं जो अपने आप ठीक हो गए हैं तो आप तुरंत मेडिकल सलाह लीजिए, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए दोस्तों, अपनी सारी चीज़ें बताइए ताकि आपका ट्रीटमेंट, आपका इलाज ठीक से स्टार्ट किया जा सके, ताकि फ्यूचर में कुछ भी आपको बड़ी चीज़ होगी उसके आसार कम से कम किए जा सकें।